हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटमॉस्फेयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वायुमंडल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम वायुमंडल के का जो संगठन है यानी कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, उसको जानेंगे। एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को जानने से पहले हम जो वायु एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हज़ार किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त जो गैसीय आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। क्लियर है? व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ अ गैसियस एनवलप ऑफ द अर्थ। ओके, मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो वायुमंडल है ये टिका हुआ कैसे है? कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो इसका कारण है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। और ये क्या है? वायुमंडल बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। मल्टी लेयर्ड गैसीय आवरण भी हम इसे कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण हमें पाया जाता है। और देखिए, एक वर्ड आती है हवा। हवा क्या होती है ना? एयर क्या होती है? तो एयर क्या है? विभिन्न गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण जो है वो हवा कहलाता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या है? मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप है। और हवा क्या है? वो विभिन्न गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण क्या कहलाता है? हवा कहलाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं संगठन की, वायुमंडल के संगठन की, तो वायुमंडल तीन आधारभूत तत्वों का से बना हुआ है, या वायुमंडल में के तीन आधारभूत तत्व जो है मिलकर वायुमंडल को बनाते हैं। और ये जो तीन आधारभूत तत्व हैं ये क्या हैं? गैस, जलवाष्प और एरोसोल्स। तो ये एक तरह से कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, संगठक हैं एनवायरनमेंट के। संगठक बेसिकली वही हैं जिन वे आधारभूत तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना है। तो ये क्लियर हो गया। वायुमंडल तीन आधारभूत तत्वों से निर्मित है, या वायुमंडल के जो संगठक हैं वो कौन कौन से हैं? गैस, जलवाष्प और एरोसोल्स। अब हम जानते हैं गैसेस कौन कौन सी हैं, जलवाष्प कितनी मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, और जो साथ ही एरोसोल्स हैं वो किस प्रकार से वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो वो सबसे पहले हम इस क्रम में लेते हैं गैसेस को। देखिए, दो प्रकार की गैसों द्वारा वायुमंडल की गैसीय रचना हुई है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं गैसों के? स्थिर या स्थायी गैसें, जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस, और दूसरा है परिवर्तनशील गैसें यानी वेरिएबल गैसेस। तो दो प्रकार की गैसों से वायुमंडल की गैसीय रचना हुई है। क्लियर? कौन सी? कांस्टेंट और परमानेंट, स्थिर और स्थायी, और दूसरा परिवर्तनशील गैसें यानी वेरिएबल गैसेस। अब हम देखें वर्तमान की स्थिति वायुमंडल की, तो गैसीय संरचना में मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सर्वाधिक योगदान होता है। नाइट्रोजन 78.1% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन 20.9% पाई जाती है। रफली हम कहें तो 21% ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। बट एक्चुअल अमाउंट अगर हम देखें ऑक्सीजन का कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है, तो 20.9% मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और उसके बाद आता है आर्गन गैस, जो 0.9% हमें मिलती है। तो ये क्लियर हो गया कितने प्रकार की गैसेस से वायुमंडल की रचना हुई? स्थिर और परिवर्तनशील गैसेस से। अब हम बात करते हैं स्थिर गैसेस की, यानी जो कांस्टेंट और परमानेंट गैस है जो वायुमंडल में हमें मिलती ही मिलती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट गैसेस की, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन प्रमुख स्थिर गैसें हैं जिनका वायुमंडल के गैसीय संगठन में जो हिस्सा है वो
इस प्रकार है कि नाइट्रोजन, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, 78.1% एटमॉस्फेयर में मिलती है। ऑक्सीजन 20.9% हमें एटमॉस्फेयर में मिल रही है, और जो आर्गन गैस है 0.9% हमें एटमॉस्फेयर में मिल रही है। तो ये तीनों गैसेस क्या हैं? प्रमुख स्थिर गैसेस हैं, कांस्टेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की। देखिए, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर और स्थायी गैसों का प्रतिशत जो है वो स्थिर रहता है, एक समान रहता है। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सी गैस हुई? नाइट्रोजन हुई, क्योंकि 78.1% एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है हाँ, ये सर्वाधिक प्रतिशत तो है वायुमंडल में, लेकिन अन्य गैसों के समान ये अधिक सक्रिय नहीं रहती है एटमॉस्फेयर में। यानी एक्टिव, अगर हम माने, एक्टिव गैस नहीं कहलाती है सबसे ज़्यादा प्रतिशत होते हुए भी। नाइट्रोजन जीवमंडल में सभी जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एमिनो एसिड का आवश्यक अंग है। एमिनो एसिड जो है, इसी से क्या होता है, एमिनो एसिड से हमारी बॉडी में, जीवधारियों की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सामान्यतः हमें 7 रूपों में मिलती है, जैसे N2O, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है NO, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर हमें मिलती है N2 के रूप में मिलती है, जो कि एटॉमिक नाइट्रोजन होती है, आणविक नाइट्रोजन होती है। उसके बाद हमें ये मिलती है NO2, यानी नाइट्रोजन परऑक्साइड के रूप में भी हमें मिलती है। उसके बाद NH यानी एमिनो के रूप में हमें मिलती है। NH3 यानी एमोनिया के रूप में भी हमें मिलती है, और HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के रूप में हमें मिलती है। तो 7 रूपों में हमें नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परऑक्साइड, एमिनो, एमोनिया और नाइट्रस एसिड के रूप में हमें पर्यावरण में मिलती है। हालांकि नाइट्रोजन का वायुमंडलीय गैसों में सर्वाधिक भाग होता है, लेकिन जीवित जीव इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि हम ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली ब्रीदिंग में ग्रहण करते हैं, वैसे हम नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। बल्कि इसमें क्या है, जो पौधे हैं वो मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनिया नमक के रूप में प्राप्त करते हैं, और जो जीव जंतु हैं वो इन नाइट्रोजन पौधों एवं उसके उत्पादों को खाकर ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन गैस 78.1% होते हुए भी हम डायरेक्टली उसको ऑक्सीजन की तरह ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि इसको जो पौधे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट्स हैं, वो अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को वो भी डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो भी एमोनिया नमक के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और फिर जीव जो हैं वो इन नाइट्रोजन पौधों को खाकर, या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनको खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये एक बेसिक विशेषता है नाइट्रोजन गैस की। अब हम आगे चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। देखिए, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, या जिसे हम कहते हैं O2 बात करते हैं, तो रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती है, क्योंकि यह जीवमंडल में अधिकांश तत्वों में आसानी से मिल जाती है। ऑक्सीजन जैविक पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है, तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के निर्माण में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आणविक ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं O2, सामान्यतः निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि विघटित ऑक्सीजन केवल O, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स नहीं होते, वो केवल O जो है वो विघटित ऑक्सीजन कहलाती है। आणविक ऑक्सीजन की परत के ऊपर, यानी 60 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर हमें पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन एक्टिव गैस है, नाइट्रोजन एक्टिव गैस नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन एक्टिव गैस है, और अधिकांश तत्वों में आसानी में हमें मिल जाती है। और ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में 70% एटम का निर्माण करती है, तथा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है।
जो आणविक ऑक्सीजन होती है O2, वो सामान्यतः हमें निचले वायुमंडल 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई का होता है। तो वो 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई में हमें O2, जिसे हम आणविक ऑक्सीजन भी कहते हैं, वो पाई जाती है। जबकि जो विघटित ऑक्सीजन है, केवल O जिसका लेटर है, वो हमें 60 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी आणविक ऑक्सीजन परत के ऊपर पाई जाती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्वपोषित स्थलीय हरे पौधों और सागर में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। बहुत से खनिज ऑक्साइड्स के न्यूनीकरण द्वारा भी कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन का उपभोग मानव सहित जो दूसरे जंतु हैं उनके द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? श्वसन प्रक्रिया द्वारा। और जीवाश्म ईंधन जो है उनके जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन का इम्पॉर्टेंट रोल हमारे वायुमंडल में इस प्रकार से है। तो यह आपको क्लियर होगा। तो हमने जो स्थायी गैसेस थी, मुख्य स्थायी गैसेस, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। आर्गन जो गैस है वो स्थायी गैसों में 0.9% ही पाई जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन गैसेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परमानेंट या कांस्टेंट गैसेस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील गैसों की, जो वेरिएबल गैसेस हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, परिवर्तनशील गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ज़ेनान, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि हैं। जलवाष्प का मौसम संबंधी अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि वर्षण के रूप में जो जलवाष्प की मात्रा जो है निर्भर करती है। और ओजोन की हम बात करते हैं अगर परिवर्तनशील गैसों में, तो ओजोन एक जीवन रक्षक गैस है, क्योंकि यह प्रवेशी सौर्यिक विकिरण तरंगों यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको छानती है, तथा जो विकिरणस जो आते रहते हैं उनको भी छान कर सोख, अल्ट्रावायलेट रेज को तो ये जो ओजोन परत है वो सोख लेती है, और जो सौर्य विकिरण तरंगें हैं उनको ये छान के भेजती है। इस तरह क्या है, ओजोन भूतल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। तो ये एक योगदान है ओजोन का। सबसे पहले हम ओजोन की बात ही कर लेते हैं। ओजोन का मेन जो वर्क है वो हमने आपको बता दिया। प्रवेशीय सौरिक विकिरण तरंगों को छानती है, और पराबैंगनी किरणें जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते होते हैं वो बहुत अत्यधिक हीट होती है उनमें, तो उनको वो सोख लेती है। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, ओजोन भूतल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप होती है, यानी O3। ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, O2 कहलाती है, लेकिन ओजोन में ऑक्सीजन की ये 3 एटम आइसोटोप होती है, O3 होती है। अर्थात ओजोन ऑक्सीजन का त्रि एटॉमिक रूप यानी ट्राई एटॉमिक फॉर्म होता है। यह हल्की नीले रंग की एक उत्तेजक इरिटेटिंग गैस होती है, और इसकी गंध बहुत तीखी होती है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारी कारक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अधिक सांद्रण हो जाने पर विस्फोट के साथ विघटित होती है। किसी न किसी मात्रा में ओजोन वायुमंडल की सभी ऊंचाइयों पर विद्यमान होती है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक संद्रण है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है, यानी 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें सबसे अधिक मात्रा में ओजोन मिलती है। और ये जो मंडल है 10 से 50 किलोमीटर वाला, इसमें भी इसका अधिक जो संग्रहण है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है ओजोन का, वो 12 से 35 किलोमीटर के मध्य हमें मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन के काम क्या हैं। उसके बाद जो सबसे अधिक जो मात्रा है ओजोन की कितने किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य मिलती है। हालांकि 10 से 50 किलोमीटर के मध्य हमें ओजोन मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की हम बात करें, अत्यधिक कंसंट्रेशन की बात करें ओजोन की, तो वो 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य रहता है। तो इस तरह हम देखें तो ओजोन का सर्वाधिक जो कंसंट्रेशन है वो यानी सर्वाधिक जो सांद्रण है, यानी एक जगह सबसे ज़्यादा अमाउंट पाए जाने वाले जो अमाउंट है वो हमें कहाँ मिलती है, समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल के निचले भाग में सबसे ज़्यादा
मिलती है। तो आपको ये बता देंगे जब आपसे पूछा जाए ओज़ोन हमें सबसे ज़्यादा किस जगह पे मिलती है, तो 12 से 35 किलोमीटर के मध्य है। और अगर लेयर पूछी जाए कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओज़ोन का रहता है, तो समताप मंडल या कह लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर के जो निचले भाग में सबसे ज़्यादा ओज़ोन का कंसंट्रेशन रहता है। और इसी कारण क्योंकि समताप मंडल के निचला जो भाग है उसमें कंसंट्रेशन रहता है, इसी कारण से ओज़ोन को समताप मंडलीय ओज़ोन भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ओज़ोन को समताप मंडलीय ओज़ोन भी कहते हैं। अब देखिए ओज़ोन एक अस्थिर गैस है क्योंकि इसका निर्माण और विनाश होता रहता है, इसलिए इसको अस्थिर गैसेस के अंतर्गत रखा गया है। 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण या तड़ित झांझा, जो जिसे हम थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं, के दौरान विद्युत विसर्जन के कारण ऑक्सीजन के अणुओं का विखंडन या अलगाव हो जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन है वो डबल ओ में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो इसीलिए इसको ओज़ोन परत को क्या है हम टेम्परेरी अस्थायी गैस कहते हैं, क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है। और जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ओज़ोन का निर्माण भी ऐसे होता है। तो ऑक्सीजन प्लस जो ओ जो जुड़ता है O2 और प्लस ओ जुड़ने पर ओज़ोन मिलता है। तो इस प्रकार से हम ओज़ोन के जो डिस्कशन है, नोट्स हैं, वो आप इस प्रकार से बनाएंगे। ओज़ोन के फ़ायदे बताएंगे और ओज़ोन कहाँ मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है और कैसे इसका विखंडन होता है। अब हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर, CO2 जिसे हम कहते हैं। देखिए जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की बात करते हैं तो ये एक प्रमुख परिवर्तनशील गैस है जिसका वायुमंडल या गैसों के संगठन में 0.03% का योगदान है। गैसीय कार्बन यानी जो CO2 है वो उसकी दो प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, और वो दो प्रमुख भूमिकाएं क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, यानी फोटोसाइंथेसिस जो एक्टिविटी है जो प्लांट्स करते हैं उनमें सहायक होती है, जिसके अंतर्गत स्वपोषित एवं प्रकाशपोषी ऑटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित करके जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये एक रीज़न है। पहला इसका जो भूमिका है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो फोटोसाइंथेसिस एक्टिविटी में सहायक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। और दूसरा जो इसका यूज़ है या दूसरा जो इसकी भूमिका है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सौर्यिक विकिरण तरंगों के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन बहिर्गामी पार्थिव विकिरण यानी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए अपारदर्शी होती है, अर्थात अवरोधक होती है। तो अब क्या होगा, जब पारदर्शी जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो तो सीधे पृथ्वी पर आ सकती हैं, लेकिन जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पृथ्वी से टकरा के जो किरणें जाती हैं, उनके लिए अपारदर्शी होती है। तो सूर्य की किरणें इस ऑक्सीजन के कवर CO2 के कवर को पार नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पृथ्वी की हीट है वो बढ़ जाएगी कि किरणें तो आ तो रही हैं लेकिन वो रेडिएशन वापस नहीं जा पा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट आ रही है वो वहीं की वहीं पृथ्वी तल पर रह रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी कारण ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ये जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, इसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती है, और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के कारण ही धरातल में तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों जैसे जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी जलाते हैं या फिर उपले जलाते हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है। और ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, इनके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि भी होती जा रही है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं एरोसोल्स की ओर। देखिए, एरोसोल्स जो है वो वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ हैं और साथ ही साथ तरल बूंदों का सम्मिश्रण भी इनमें पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसोल्स कहा जाता है। ये जो निलंबित कणकीय पदार्थ है इसे हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, और जो तरल बूंदें हैं उनको हम लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में जो बारीक धूल के कण होते हैं वो सम्मिलित होते हैं और इन बारीक धूल के कणों के साथ जो तरल बूंदें हैं, जलवाष्प हैं, वो सम्मिलित रूप से एरोसोल्स कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। Suspended particulate matter and liquid droplets in atmosphere are called aerosols। अच्छा, इस एरोसोल के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निसृत धूल और राख के कण जो हैं वो जब उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। साथ ही रेगिस्तान में जो धूल के कण उड़ते हैं या फिर चट्टानों से जो यांत्रिक अपक्षन होता है उससे जो कण होते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। तो ये और जो उसके अलावा जो सागरीय सतह से निकले नमक के कण हैं वो भी हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? एरोसोल्स के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब देखिए, इन एरोसोल्स का सर्वाधिक जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, निचले वायुमंडल में पाया जाता है। ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल की प्राप्ति उल्का पिंड होते हैं उनके विघटन से, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भेदन से, नाभिकीय विस्फोट से और प्रचंड धूलभरी आंधी जिसे हम डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है धुएं से, अगर हम बात करते हैं, जो धुआं निकलता है गाड़ियों का और जो दूसरी जो वायुमंडल में रेगिस्तान में धूल के जो कण हैं या सागरीय नमक के कण हैं वो पाए जाते हैं। और ऊपरी वायुमंडल में ये एरोसोल्स जो हैं विशेषली जो ऊपर में जो मेट्रॉइड्स होते हैं उनके उल्काओं के विघटन से और तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट से, फिर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत पावरफुल होता है तो ऊपरी परत में वो हमें मिल जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रचंड धूल भरी, देखो सिंपल धूल भरी आंधियाँ चलेंगी तो वो निचले वायुमंडल में एरोसोल्स पाए जाएंगे उन धूल भरी आंधियों के, लेकिन जब बहुत सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स चलेंगे तो वो हमें ऊपरी वायुमंडल में भी एरोसोल पाए जाएंगे। तो अधिकांश ये जो एरोसोल्स हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ये पदार्थ जो है एरोसोल्स वायुमंडल में हमें लटके रहते हैं और इन कणों द्वारा सूर्य से आने वाली लघु तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी शॉर्ट वेव सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रकीर्णन होता है, सेलेक्टिव प्रकीर्णन होता है, जिससे कई नियाभिराम रंगों का आविर्भाव होता है। अब देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जब इसमें सोलर रेज टकराती हैं तो इससे क्या है, उन सोलर शॉर्ट वेव सोलर इलेक्ट्रिक रेडिएशन से इनकी स्कैटरिंग होती है और जो हमारे आसमान में जो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, लाल, पीला, वाइट, वो जो रंग हैं, आसमान के जो रंग हैं, वो इस सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण होते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जो एरोसोल्स होते हैं उनके कारण, और ये कहलाता है प्रकीर्णन के कारण, वर्णात्मक प्रकीर्णन, सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण हमें अलग अलग तरह के स्काई के कलर्स दिखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंग जो उत्पन्न होता है वो किस कारण होता है? इन एरोसोल्स की सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण होता है। इसी तरह हमें नीला, जो आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है वो भी किस कारण दिखाई देता है? एरोसोल्स में के सेलेक्टिव स्कैटरिंग के कारण। जो शॉर्ट वेव इलेक्ट्रिक रेडिएशंस होते हैं तो वो जब टकराते हैं इन एरोसोल से, इन ठोस कणों से वायुमंडल में व्याप्त, तो वो अलग अलग रंगों को देते हैं। और तो ये पूरा एक कलर जो है, पूरा का पूरा जो आसमान के विभिन्न रंग हैं वो इसी कारण हमें उत्पन्न होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये जो एरोसोल्स हैं इनसे हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी अटैच हो जाते हैं और इस कारण जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है वो भी इनमें होती है। तो एरोसोल्स भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। प्लस ये ऊपर से जो हीट वेव्स आती हैं उनको भी काफ़ी हद तक रोकते हैं। आपने देखा हो जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। गर्मियों में अगर हम देखते हैं धूल भरी आंधी चल रही है तो टेम्परेचर डाउन होता है। उससे क्यों? क्योंकि जो ठोस कण हैं वायुमंडल में विद्यमान है वो जो ऊपर से जो रेज आ रही हैं उनको वापस टकरा के भेज देते हैं तो नीचे नहीं आ पाती हैं। इस कारण टेम्परेचर को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो एरोसोल्स के बाद हम आते हैं जल वाष्प पर, वाटर वेपर पर। देखिए, जल वाष्प की गणना हालांकि वायुमंडलीय गैसों के अंतर्गत की जाती है, लेकिन इसकी अलग से भी जो डिस्कशन विवेचना आवश्यक है, क्योंकि यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके कारण संघनन एवं वर्षण के विभिन्न रूप एवं प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कोहरा हुआ, पाला हुआ, ओस हुआ, ओला हुआ, हिमपात हुआ, ये सारे के सारे इस जलवाष्प के संघनन के कारण होते हैं। वास्तव में जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में अधिकाधिक स्थानिक एवं कालिक विभिन्नता होती है, यानी स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। क्षैतिज रूप में जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अगर हम देखें तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, लगभग 5% तक बढ़ जाती है। और वायुमंडल में ऊंचाई के साथ भी जलवाष्प की मात्रा घटती है। अगर हम देखते हैं वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। जलवाष्प प्राथमिक हरित गृह गैस हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी हैं, क्योंकि प्रवेशी सौर्यिक विकिरण के स्वल्पांश का अवशोषण ये कर लेती हैं, लेकिन पृथ्वी से होने वाले विकिरण के अधिकांश भाग का अवशोषण भी करती हैं। इस तरह ये पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं। तो ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस के अंतर भी आते हैं। मेन ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जलवाष्प की हम बात करें, आपसे पूछा जाए प्राथमिक हरित गृह गैस कौन सी है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो जलवाष्प है। वायुमंडलीय सकल जलवाष्प का 90% से अधिक भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सकल जलवाष्प का कितना प्रतिशत, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है 90% पार्ट कितने किलोमीटर तक वायुमंडल में की ऊंचाई तक पाया जाता है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सकल जलवाष्प का 90% से अधिक भाग पाया जाता है। और ये जलवाष्प काफ़ी मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं तो वो भी हमें इस किलोमीटर में देखने को मिलती है। यदि एक ही समय में वायुमंडल की समस्त जलवाष्प का एक साथ संघनन कर दिया जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ उसकी सतह पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी जल की सतह का निर्माण हो जाएगा। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प की यह न्यून मात्रा भी विभिन्न प्रकार के मौसम की घटनाओं को घटित होने के लिए सार्थक है। तो वाटर वेपर का भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन में। तो बच्चों, आपको ये एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेयर क्या है, स्थायी गैसेस कौन सी हैं, परिवर्तनशील गैसेस कौन सी हैं, उसके अलावा जो हमारा इसमें एरोसोल्स है उनकी क्या भूमिका है, वो क्या होते हैं, जलवाष्प की क्या भूमिका है, क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या था? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर था, यानी वायुमंडल का संगठन था। और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में वायुमंडल की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की।